हेलो 11th क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, जिसका सेशन चल रहा है 2025 टू 2026 का। बेटा आप सबको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड में हमने कुछ एजम्पशन भी पढ़े थे। देखो बेटा, हर किसी पर लॉ किसी भी चीज का हो अप्लाई नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर जो भी नियम होते हैं, जो भी लॉज होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल केसेस। कि ये वो चीजें हैं जहां पर लॉ फेल हो जाता है या जिन पर लॉ ऑपरेट नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही केस में हमारे लॉ ऑफ डिमांड में भी कुछ केसेस हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट चाहकर भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स का या उन सर्विसेज का नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि वहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो पाता है। इसीलिए इनको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेप्शनल या एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ऐसी डिमांड, ऐसे प्रोडक्ट जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता ही नहीं है, ठीक है बेटा, उसे हम एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं बच्चे। अब अच्छा सर, ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा? तो उन्हें हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। आओ वन बाय वन करके उनको समझते हैं बेटा। पहला जो हमारा एक्सेप्शनल केस है जिस पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है, वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंज इन डिमांड। ठीक है, मतलब जिनमें उम्मीद हो हम लोगों को कि भविष्य में उनकी प्राइस चेंज होगी। तो देखो बेटा, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी भविष्य में प्राइस चेंज होती है ना, तो उससे उनकी प्रेजेंट की डिमांड पर फर्क पड़ता है। जैसे सपोज करो कोई मार्केट में प्रोडक्ट है, जैसे सपोज करते हैं कोई ईटेबल ऑयल है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे वेजिटेबल्स वगैरह बनाने में, खाना बनाने में हम लोग जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसकी बात करते हैं। आप मार्केट जाते हो, आप पूरे टिन का, ऑयल टिन का पता लगाते हो कि भाई इसकी प्राइस क्या चल रही है। उन्होंने आपको कोई भी प्राइस बताई, बट साथ ही साथ में उन्होंने आपसे बोला कि भविष्य में, मतलब आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इसकी प्राइस कम होने वाली है, इसकी प्राइस कम होने वाली है। तो आप आज उसको परचेज नहीं करोगे, कहोगे कि यार 2-3 दिन बाद में जब इसकी प्राइस कमी हो रही है तभी मैं खरीद लूंगा। तो भविष्य में प्राइस चेंज हो रही है और डिमांड पर प्रेजेंट में फर्क पड़ रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कहां हुआ? अब जो प्रेजेंट की प्राइस है उससे तो डिमांड पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो प्रेजेंट की प्राइस से डिमांड पर फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंज इन प्राइस। की भविष्य में प्राइस चेंज हो रही है, इस वजह से आज डिमांड बढ़ रही है। तो आज की प्राइस का डिमांड पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सपोज करो कि मार्केट में भविष्य में, मतलब 4-5 दिन बाद में ऑयल और महंगा हो जाएगा। क्या कहते हैं बेटा? ऑयल और महंगा हो जाएगा। तो आज जो भी प्राइस चल रही है ना, उस पर डिमांड बढ़ रही है। आज जो प्राइस चल रही है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, फिर भी डिमांड बढ़ी जा रही है। अब डिमांड बढ़ती कब है बेटा? प्राइस कम होने पर। अब प्रेजेंट में प्राइस तो चेंज हो नहीं रही है, फिर भी डिमांड इंक्रीज हो रही है। उसके पीछे कारण क्या है कि 4 दिन बाद में ऑयल की प्राइस बढ़ने वाली है, तो लोगों ने आज ही परचेस करना, आज ही स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या यहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हुआ? लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने के लिए क्या चाहिए हमें? कि प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, इस वजह से लॉ ऑफ डिमांड में चेंजेस, डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। बट आज की प्राइस तो कोई चेंज ही नहीं हुई, ना ही वो बढ़ी ना ही वो घटी, वो वैसी की वैसी है। फिर भी डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि भविष्य में ऑयल के दाम बढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो फर्दर चेंज इन प्राइस का मतलब यहां पर ये हो गया, डिमांड का मतलब ये हो गया कि भविष्य में किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने वाली है, तो उसके आज प्रेजेंट में डिमांड उसी तरीके से काम कर रही है। इसी को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंज इन प्राइस बोलते हैं बेटा।
बात समझ में आई आपको? इसमें सीधी सीधी बात, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ईटेबल ऑयल होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, उसकी आज की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, बट 2 दिन बाद में वो महंगा होने वाला है, तो आज उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई। तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हुआ क्या बेटा? नहीं हुआ। अब आप बोलोगे सर हुआ तो सही है, भविष्य में प्राइस चेंज, तो बेटा भविष्य में प्राइस चेंज हुई है तो डिमांड भी भविष्य में ही हम लोग करेंगे ना। आज प्राइस चेंज हुई क्या ऑयल की? नहीं हुई, फिर भी डिमांड इंक्रीज हो रही है, जबकि हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा है? प्राइस इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज देन डिमांड इंक्रीज। तो प्राइस तो आज प्रेजेंट में वही है, चेंज ही नहीं हुई, फिर भी डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हुआ क्या? नहीं। अब डिमांड क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है? कि भविष्य में प्राइस बढ़ने वाली है। इज दैट क्लियर बेटा? तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ द फर्दर चेंज इन प्राइस। ठीक है। दूसरा है नेसेसिटीज आइटम्स। क्या है बेटा? नेसेसिटीज आइटम। ठीक है। अब नेसेसिटीज आइटम्स क्या होते हैं सर? बताने की जरूरत नहीं है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जीवन जीने के लिए, जिसको बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। अब इसमें भी क्या होता है बेटा? हमारी इनकम के चेंज होने से डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे नॉर्मली क्या देखा जाता है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो डिमांड बढ़ा देता है ना। अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो वो डिमांड कम कर देता है बेटा। बट आप एक चीज देखो, नेसेसरी आइटम्स जो होते हैं ना, वो हमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है ना, तो हमें ज्यादा नेसेसिटी गुड्स के अंदर फर्क देखने को नहीं मिलता है। वो उतना है भाई। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे आपके घर के अंदर महीने का राशन आता है 10,000 रुपीज का। अब 10,000 रुपीज में नेसेसिटी आइटम्स में आपको जो जो चाहिए वो पूरा अच्छी क्वांटिटी में आ जाता है, पर्याप्त मात्रा में आ जाता है, जिससे पूरे महीने का आपका अच्छे से सभी परिवार का आराम से जो है पेट भर जाता है सुबह शाम। इज दैट क्लियर? अब उससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। बट अगर इनकम बढ़ जाएगी तो क्या आप नेसेसिटी आइटम्स की डिमांड बढ़ा दोगे क्या? नहीं ना, वो तो उतनी की उतनी रहेगी, या थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना बेटा कि इनकम बढ़ गई तो आपने 10,000 के बजाय 20,000 का राशन लेना स्टार्ट कर दिया। नहीं, आपको जो नेसेसरी आइटम्स चाहिए था वो 10,000 में पूरा हो रहा है एक महीने का। ठीक है ना, आपकी क्वांटिटी पूरी हो रही है। भाई कोई इंसान अगर एक टाइम का 4 रोटी खाता है, तो रोटी अगर सस्ती हो जाए तो 10 रोटी थोड़ी खा लेगा बेटा। अगर अपन प्राइस पे भी बात करते हैं, चलो ये तो इनकम पे मैंने बात करी कि भाई मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं यूं थोड़ी कि मैं जो है रोटी ज्यादा खाऊंगा कि भाई मेरी तो इनकम बढ़ गई, अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ रोटी को, पहले तो मैं 4 खाता था अब 10 खाऊंगा। नहीं ना बेटा। तो ये इनकम लेवल से भी हमने समझा, प्राइस से समझा देता हूँ। अगर बेटा आप जो रोटी आप 4 रोटी खा रहे हो, अगर मान लो एक रोटी का दाम गिर जाए, तो यूं तो नहीं है कि रोटी सस्ती होगी तो आप ज्यादा रोटी खा लोगे, नहीं करोगे ना बेटा। जितना हम लोगों को रिक्वायर्ड है हम उतना ही खाएंगे बेटा। तो नेसेसरी आइटम्स में भी क्या है ना, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस किसी कमोडिटी की बढ़ती है ना तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस किसी कमोडिटी की कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस अगर किसी कमोडिटी की इंक्रीज होती है तो डिमांड उसकी कम हो जाती है। यही हमने सीखा बेटा। बट बेटा अगर यहाँ पर कोई भी नेसेसरी आइटम्स है, सपोज करो मैंने आपको इनकम से भी समझाया, मैं प्राइस से उस कमोडिटी की प्राइस से भी आपको समझा रहा हूँ। अब सपोज करो बेटा कोई नेसेसरी आइटम है, ठीक है ना, जैसे नेसेसरी आइटम में दूध हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब दूध की प्राइस कम हो गई, ठीक है। अब बेटा देखो आपके परिवार के अंदर 1 लीटर दूध में काम चल जाता है, तो अगर प्राइस कम हो गई तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 2 लीटर 2.5 लीटर 3 लीटर खरीदना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट हम उतना ही लेंगे। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड कहाँ से ऑपरेट हुआ? लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है कि भैया दूध की प्राइस कम होगी ना तो कंज्यूमर को डिमांड बढ़ा देनी चाहिए दूध की। बट नेसेसरी आइटम्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि नेसेसरी आइटम में हमें जितनी जरूरत होती है हम उतना ही लेते हैं। हाँ थोड़ा बहुत फर्क मिल सकता है, बट यूं नहीं है कि लॉ ऑफ डिमांड की तरह कि भाई प्राइस कम होगी तो हमने डिमांड इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो नेसेसरी आइटम्स में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो पाता है अच्छे से, इसलिए नेसेसरी आइटम्स भी जो है बेटा किस में आते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे एक्सेप्शनल केस के अंदर आता है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है। इज दैट क्लियर? बिजली सस्ती होगी इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे, जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करोगे। नमक, सॉल्ट, ठीक है, अब सोल्ट हमें जितना चाहिए होगा उतना यूज करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई सोल्ट अगर बहुत सस्ता हो जाएगा तो हम जो है ट्रक के ट्रक भर के लेकर आ जाएंगे हमारे घरों में, नहीं करेंगे ना बेटा। तो इसलिए नेसेसरी आइटम्स पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि हम हमारी जरूरतों के अनुसार जो है नेसेसरी आइटम्स को परचेज करते हैं बेटा। तो नेसेसरी आइटम्स भी एक ऐसे आइटम्स होते हैं बेटा जहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है।
आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। नेक्स्ट है जीफन गुड्स। ठीक है, ये जीफन गुड्स क्या होते हैं सर? तो देखो बेटा, जीफन गुड्स ना एक तरह से एक स्पेशल कैटेगरी होती है इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड्स की, अब इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं सर? तो देखो बेटा, इंफीरियर गुड्स को ना मैं सिर्फ पहले इंफीरियर गुड्स समझाऊंगा, फिर जीफन गुड्स में आएंगे। आप लोग उन दोनों को एक साथ में मर्ज मत करना, क्योंकि मैं यहां पर बोल रहा हूं कि एक स्पेशल कैटेगरी होती है, मान लो आप, इंफीरियर गुड्स की। अब इंफीरियर गुड्स क्या होता है? कंज्यूमर की नजर में एक चीप प्रोडक्ट्स होता है, एक चीप प्रोडक्ट होता है। कैसे? वो उसकी नजर में ना मजबूरी में वो इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसकी उतनी इनकम नहीं है। कैसे समझो आप? इंफीरियर गुड्स को हम कैसे समझेंगे कि वो इंफीरियर गुड्स जो है वो कंज्यूमर की नजर में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको वो मजबूरी में खरीद रहा है, क्योंकि उसकी उतनी इनकम नहीं है कि वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेस कर सके। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आपको? जैसे सपोज करते हैं, देखो दो प्रकार के घी होते हैं देसी घी में, ठीक है ना। एक होता है जो आपको 400-500 रुपए में मिल रहा है, आपको पता है कि ये 400-500 रुपए में जो मैं घी लेकर आ रहा हूँ ये ओरिजिनल नहीं है। एक मिलता है 1000-1500 रुपए का, जिसमें पूरी गारंटी की है एकदम ओरिजिनल है, ठीक है। बट आप इनकम की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अभी आप क्या कर रहे हो? वो सस्ता वाला घी खरीद रहे हो, तो वो आपकी नजर में क्या है? सस्ता है, चीप है, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो कंज्यूमर की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना बेटा, तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देता है। इनकम बढ़ने पर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, याद रखना आप, इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। बट यहां पर उल्टा हो रहा है, इनकम बढ़ने पर हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही है ना बेटा। तो अब हमारी नजर में क्या है? वो जो चीप प्रोडक्ट है ना, अब हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम ओरिजिनल कर सकते हैं, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो इंफीरियर गुड्स क्या होता है? एक चीप प्रोडक्ट होता है हमारी नजर में, जिसको हम मजबूरी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी इतनी इनकम नहीं होती है कि हम ओरिजिनल जो है क्वालिटी वाली चीजों को अफोर्ड कर सकें बेटा। अब आते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा इंफीरियर गुड्स में। अब आते हैं बेटा जीफन गुड्स। अब जीफन गुड्स भी क्या होता है? एक स्पेशल कैटेगरी होती है इंफीरियर गुड्स की। अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें यह होता है कि जो जीफन गुड्स की डिमांड है ना, वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्राइस कम हो जाती है उसकी। क्या हो जाती है बेटा? प्राइस कम हो जाती है। अब सर ये कैसे समझ में नहीं आ रहा सर? तो देखो बेटा, कोई भी गरीब परिवार ले लो आप, उसके लिए रोटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बाजरे की रोटी हो, चाहे गेहूं की रोटी हो, किसी की भी रोटी हो, उसके लिए वो रोटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर प्राइस अगर आटे की कम हो जाए, तो क्या होता है? जो गरीब परिवार है उसके पास में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है दूसरी चीजें परचेस करने में। जैसे कि सपोज करो एक गरीब परिवार है, ठीक है, अब उसके लिए आटा बहुत जरूरी, क्योंकि उसको रोटी बनानी है, ठीक है। अब सपोज करो मार्केट में आटे के भाव कम हो गए, आटे के जो दाम है वो कम हो गए, तो अब उस गरीब परिवार के पास में इनकम का थोड़ा हिस्सा बच रहा है, तो वो क्या कर सकता है? उस थोड़े से जो इनकम का हिस्सा बचा ना, उससे वो राइस भी परचेस कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? राइस, चावल भी परचेस कर सकता है, क्योंकि उसके पास में पैसे बचे हैं। बट बेटा अगर वहीं आटे के दाम बढ़ जाएं, तो वो क्या करेगा? अपने सारी इनकम जो है ना वो आटा खरीदने में लगा देगा, क्योंकि उसके लिए आटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको इससे रोटी बनाकर अपना पेट भरना है बेटा। तो फिर वो क्या करेगा? चावल की तरफ बिल्कुल नहीं देखेगा, क्योंकि यहां पर आटे के दाम बढ़ गए, तो उसने आटा पूरा अपने जितनी क्वांटिटी उसको चाहिए उतना ही खरीदेगा। अब उतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए अगर उसकी पूरी इनकम भी खर्च हो जाएगी, तो भी वो उस पर पूरी खर्च करेगा। तो क्या हो गया? अगर जीफन गुड्स की जीफन गुड्स की प्राइस बढ़ रही है, तो उसकी डिमांड वो बढ़ा देगा, और उसकी इस वजह से उस गरीब परिवार का जो पूरा इनकम है उस पर ही खर्च हो जाएगा, तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं। तो बचेगा नहीं तो दूसरी चीज नहीं खरीदेगा बेटा। इज दैट क्लियर? सपोज करो एक परिवार को एक महीने के लिए 10 किलो आटा चाहिए, ठीक है। अब 10 किलो आटा खरीदने के लिए उसको 100 रुपए चाहिए, ठीक है। अब वो पूरे महीने में ही 100 रुपए कमाता है, यूं समझो आप, ठीक है। तो उसने अब 100 रुपए का आटा था, 100 रुपए कमाए, तो उसने पूरे 100 रुपए का ही आटा परचेस कर लिया, क्योंकि उसके लिए उस पर्टिकुलर ग्रेन्स का आटा खरीदना जरूरी है, उसी से वो अपने परिवार का पेट पालता है। इज दैट क्लियर बेटा? अब सपोज करो अब यहां पर 60 रुपए का आटा हो गया, तो उसने 60 रुपए में उतना आटा खरीद लिया 10 किलो, जितना उसके परिवार को एक महीने के लिए चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा?
अब बच्चे 40 रुपीज उसके पास में, अब वो 40 रुपीज में चावल भी ले आएगा अपने लिए। तो देखा आपने यहाँ पर कि प्राइस कम होने पर उसने क्या करा, उसकी डिमांड कम कर दी, और जब प्राइस बढ़ी तो उसने उसकी डिमांड को भी बढ़ा दिया। तो ये होते हैं जीफन गुड्स। तो जीफन गुड्स में भी देखा आपने, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस घट रही है, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट? नहीं हो रहा ना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड विल इंक्रीज। तो ये तो हो ही नहीं रहा। जीफन गुड्स में तो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही तो डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही तो डिमांड भी कम हो रही है। तो यहां पर अभी तक हमने 3 चीजें ऐसी पढ़ी जहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है। लास्ट बेटा प्रेस्टीज गुड्स। क्या है? प्रेस्टीज गुड्स। इस प्रेस्टीज गुड्स को हम क्या बोलेंगे? लग्जरियस गुड्स। क्या बोलेंगे बच्चों? लग्जरियस गुड्स। ऐसे गुड्स जो अमीर परिवार के बीच में अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उस अमीर परिवार के बीच में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाती है। जैसे डायमंड। डायमंड जितना ज्यादा महंगा होता है, डायमंड जितना ज्यादा महंगा होता है, अमीर परिवार के बीच में उसको खरीदने की डिमांड उतनी ही बढ़ जाती है। जबकि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होना चाहिए, ये होना चाहिए। प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होनी चाहिए, बट उल्टा हो रहा है, प्राइस बढ़ने पर और डिमांड बढ़ रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड यहां ऑपरेट हुआ क्या बेटा? नहीं हुआ। तो इसीलिए आपका जो प्रेस्टीज गुड्स है ये भी क्या हो जाएगा बेटा? ये भी एक्सेप्शनल केसेस में आ जाएगा। तो यहां पर भी बेटा ये एक्सेप्शनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में 4 चीजें आती हैं। एक आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंज इन प्राइस, नेसेसिटीज आता है दूसरा, तीसरा जीफन गुड्स आता है, और चौथा प्रेस्टीज गुड्स आता है। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो मैं एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूं। एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंज इन प्राइस में बेटा क्या समझेंगे हम लोग? हम ये समझेंगे कि मैं मार्केट जा रहा हूं, ठीक है ना, ईटेबल ऑयल खरीदने, बट मेरे दुकानदार ने कहा 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद में इसके दाम और कम हो जाएंगे। तो आज प्रेजेंट में प्राइस चेंज नहीं हुई, फिर भी डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि भविष्य में इसकी प्राइस कम होगी तो मैं 2 दिन बाद आके ही ऑयल खरीदूंगा। इज दैट क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हुआ, क्योंकि प्रेजेंट में तो प्राइस वही रही ना बेटा, प्रेजेंट में प्राइस वही रही, तो प्रेजेंट में वही प्राइस रही तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड ऊपर नीचे होनी चाहिए ना। जबकि क्या हो रहा है, 2 दिन बाद में प्राइस कम हो रही है, 2 दिन बाद में प्राइस कम हो रही है, ठीक है ना, तो डिमांड आज ही कम होगी। भाई भविष्य में 2 दिन बाद ही खरीदेंगे, जब 2 दिन बाद में और सस्ता हो रहा है ऑयल तो 2 दिन बाद खरीदेंगे। तो डिमांड में आज ही चेंजेस देखने को मिल गया। तो यहां पर जब भी एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंज इन प्राइस का आपके सामने आएगा तो ये ऑयल का एग्जांपल आप लोग याद रखना, ईटेबल ऑयल का। नेसेसरी आइटम से बेटा हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही खाएंगे। अब जैसे किसी शरीर को 4 रोटी चाहिए एक टाइम का अपना पेट भरने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर रोटी के दाम कम हो जाएंगे तो वो 10 रोटी खाना स्टार्ट कर देगा, नहीं करेगा ना बेटा। तो यहां पर रोटी के दाम कम होने पर भी डिमांड वही है रोटी की, तो ये नेसेसरी गुड्स हो गए बेटा। तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड कम ऑपरेट हुआ क्या बेटा? क्योंकि प्राइस कम होने पर तो डिमांड बढ़नी चाहिए, कहां बढ़ी? नहीं बढ़ी ना, वो तो वैसी की वैसी है सर। तो इसीलिए यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हुआ, तो इसको भी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सेप्शनल केसेस बोला जाएगा। तीसरा जीफन गुड्स बेटा, जो प्रोडक्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी इनकम का सबसे बड़ा पैसा उस पर खर्च करते हैं, अगर उससे कुछ बच गया, उस पर खर्च करने से अगर कुछ बच जाता है तो हम दूसरे पर जाएंगे, नहीं तो हम उसे ही परचेस करेंगे। इसलिए यहां पर क्या होता है, जीफन गुड्स के जितने दाम बढ़ेंगे उस पर ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, जीफन गुड्स के जितने प्राइस कम होगा उसकी डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, उससे हमारे पास में क्या होगा बेटा, थोड़ा ज्यादा पैसा बच जाएगा और हम दूसरी चीज भी परचेस कर सकते हैं। इसमें आटा और राइस वाला एग्जांपल आप लोग याद रखना। और प्रेस्टीज गुड्स बेटा, जीफन गुड्स में गरीब परिवार को याद रखना, प्रेस्टीज गुड्स में अमीर परिवार को याद रखना कि प्रेस्टीज गुड्स मतलब डायमंड जितना ज्यादा महंगा होता है उसकी डिमांड अमीर लोगों के बीच में और ज्यादा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ये एक लग्जरियस का प्रतीक है, शो ऑफ करना होता है कि देखो मेरा 9 लाख का हार, बोलते ना, ठीक है। तो इसीलिए आई बात समझ में बेटा। तो ये ऐसे 4 हमारे पास में ऐसे अपवाद हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता ही नहीं है। इज दैट क्लियर बच्चों?
आई होप आपको आज मेरी ये चारों चीजें एक्सेप्शनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो बेटा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है बेटा, लेक्चर पसंद आया है बेटा तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना है आपको, और साथ ही साथ में लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।